हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सीरीज में। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को विस्तारपूर्वक सॉल्व किए थे और मेरे हिसाब से उस 20 क्वेश्चंस को देखकर आप उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया गया है। और अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि यह चैनल आईटीआई, सीटीआई और डिप्लोमा के छात्रों के लिए स्पेशल है। यहाँ पर हम इनसे रिलेटेड न्यूज, अपडेट्स और वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं। तो आइए देर ना करते हुए 21वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मानक को विभिन्न वस्तुओं के लिए उनकी बुकलेट के माध्यम से डाइस मानक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन है ISO, IS, BIS और DIN। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ISO सर्टिफिकेट जो है वो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मानकों का हिस्सा है, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट एक ग्राहक के लिए कितना सही है। अगर हिंदी में इसका पूरा नाम देखें तो होता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यह संगठन किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को ISO सर्टिफिकेट दे सकता है। आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा कि ISO 9001 2008 या ISO 9001 2015। तो यह दोनों ही सर्टिफिकेट एक ही काम के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ISO 9001 2008 वाला मानक पुराना हो चुका है और अभी जो नया मानक है वह है ISO 9001 2015। वहीं BIS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यह भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क है जो बहुमूल्य धातुओं पर मोहर द्वारा लगाया जाता है, जैसे कि प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत इत्यादि बहुमूल्य धातुओं में मिलावट को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सभी बहुमूल्य धातुएं ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध होने का प्रमाण पा सकें। इसको हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं। वहीं DIN एक निदेशक या कंपनी के मौजूद निदेशक होने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। यह 8 अंकों का पहचान संख्या है जिसकी आजीवन वैधता होती है। तो इस क्वेश्चन में जाहिर सी बात है, जैसा पहले हमने डिस्कस किया, इसका आंसर होगा A, ISO। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, निर्माता केवल डाइस प्रमाणीकरण के बाद ही उत्पादन पर भारतीय मानक ब्यूरो के चिन्ह का उपयोग करने के लिए अनुमति देता है। ऑप्शन है ISO, DIN, BIS और IS। ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। भारत में आपने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे जिन पर आपको ISI मार्क लगा हुआ मिलता होगा। यह सर्टिफिकेट जो है भारत में बन रहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ISI को BIS के रूप में भी जाना जाता है। यह सर्टिफिकेट सबसे पहले 1986 में जारी किया गया था और जिस भी प्रोडक्ट को यह सर्टिफिकेट दिया जाता है वह BIS के द्वारा बनाए गए सभी स्टैंडर्ड के अनुरूप ही दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C, BIS। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, कौन सा कण एक सकारात्मक प्रभारी है? Which particle is having a positive charge? ऑप्शन है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सभी। दोस्तों इसके बारे में तो लगभग आप सभी को पता होगा कि किसी भी एटम में इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। वहीं चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, प्रोटॉन। क्वेश्चन 24 में पूछा जा रहा है, नाभिक का सबसे अधिक केंद्रीय भाग कौन सा होता है? ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक। दोस्तों नाभिक, न्यूक्लियस जो है वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। कंप्लीट एटम का जो मास होता है
वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही बना होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम नामात्र का होता है। अब चूँकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से तो सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो फिर ये न्यूक्लियस में एक साथ होल्ड कैसे हैं? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसा फोर्स और काम कर रहा है जो न्यूक्लियस को एक साथ होल्ड करके रखता है, और जो ये फोर्स काम कर रहा है इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा है। तो जो फोर्स न्यूक्लियस को एक साथ होल्ड करके रखता है उसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं। परंतु यहाँ क्वेश्चंस में तो पूछा जा रहा है सेंटर मोस्ट पार्ट, और ऑप्शन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और खुद न्यूक्लियस भी दिया हुआ है, तो इसके सेंटर में तो दोनों ही रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आंसर में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं। बाकी के 3 ऑप्शन जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक, इन तीनों में से भी कोई नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो कि सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ एटम, तो इस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन रहता तो इसका आंसर हो जाता न्यूक्लियस। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई क्वेश्चनों में कुछ गलतियां होती हैं, तो इसमें हमें नहीं उलझना है। चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 25 में पूछा जा रहा है नाभिक का भाग डाइस से बना होता है। तो अभी इस पे हमने विस्तार से चर्चा की है। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 26 में पूछा जा रहा है यदि 2 बल्बों को एसी वोल्टेज के समानांतर में जोड़ा जाए तो बल्ब की कंडीशन कैसी होगी? ऑप्शन है चमकदार, दूसरा मंद, तीसरा दोनों ए और बी, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए हम सभी को पता है कि घरों में जितने भी लाइट, फैन या इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस जितने भी है वे सभी पैरेलल में कनेक्ट रहता है, और अगर यदि नॉर्मल वोल्टेज हो तो सभी लाइट ब्राइट ही जलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी लाइट नॉर्मल वोल्टेज पे डिम जलता हो। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा ए, चमकदार। हाँ, अगर बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो जिसकी वाटेज कम होगी वह ज़्यादा ब्राइट, और जिसकी वाटेज ज़्यादा होगी वह कम ब्राइट चलेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बल्ब को सीरीज में जोड़ा गया है। और वहीं यही कंडीशन अगर पैरेलल में बने तो जिसकी वाटेज ज़्यादा होगी वह ज़्यादा ब्राइट चलेगा, और जिसकी वाटेज कम होगी वह कम ब्राइट चलेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एसी सिस्टम में एक चक्र का प्रसार कितना होता है? ऑप्शन है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री या 180 डिग्री। इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जब आर्मेचर या रोटर 360 डिग्री रोटेट करता है तो एसी का एक साइकिल बनता है। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है अवरोध से प्रतिरोध का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन है विद्युत शक्ति, आवृत्ति, शक्ति कारक या वोल्टेज। दोस्तों, रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस का रेशियो पावर फैक्टर कहलाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पावर फैक्टर या शक्ति कारक। क्वेश्चन 29 में पूछा जा रहा है अवरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन है वोल्ट्स, ओम, एम्पियर्स और मोहो। इम्पीडेंस का यूनिट होता है ओम। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यूनिट का चार्ट दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है साइनोसॉइडल करंट का औसत मान होता है। ऑप्शन है 0.707, 0.808, 0.637 और 0.11। दोस्तों, करंट जो है मुख्यतः 4 टाइप के शेप के होते हैं। जो हम नॉर्मली करंट घरों में यूज करते हैं वो साइनोसॉइडल होता है, और अक्सर इसी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है साइनोसॉइडल का एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इस चार्ट को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.637। क्वेश्चन 31, 9 प्लेट लेड एसिड बैटरी में कितनी धनात्मक प्लेटें और कितनी ऋणात्मक प्लेटें रखी जाती हैं? ऑप्शन है 4 धनात्मक, 4 ऋणात्मक, 5 धनात्मक, 4 ऋणात्मक, 4 धनात्मक, 5 ऋणात्मक और 5 धनात्मक, 5 ऋणात्मक। लेड एसिड के किसी भी बैटरी में प्लेटों की संख्या हमेशा ही विषम होती है, और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से संख्या में 1 ज़्यादा होती है, चाहे वह कितनी भी प्लेट की बैटरी हो।
7 प्लेट की हो या 9 प्लेट की हो या 11 प्लेट की हो, जो भी हो उसमें हमेशा निगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट से एक ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन 32 में पूछा जा रहा है, फैराडेज के फर्स्ट नियम में इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यों का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन है वोल्टेज, करंट की मात्रा और प्रतिरोध। फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के मान के समानुपाती होती है। यह फैराडे का पहला नियम है। इसमें मान लिया जाए कि किसी विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड से W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है, जो कि Q कूलॉम धारा प्रवाहित होने पर होती है। तो फैराडे के नियम के अनुसार W का मान Q के समानुपाती होता है। तो फैराडे के फर्स्ट नियम से जो व्यंजक प्राप्त होता है W बराबर ZQ। यहाँ पर Z जो है वह एक नियतांक है, जिसे मुक्त हुए आयन की विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। वहीं फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के अनुसार अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। क्वेश्चन 33 में पूछा जा रहा है, एक ट्रांसफार्मर डाइस के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, गतिशील रूप से अनुमानित EMF और उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के अनुसार जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके पास रखी किसी अन्य कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा बहने लगती है। तो इसका आंसर होगा बी, म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन 34 में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर हमेशा डाइस पर काम करता है। ऑप्शन है AC की आपूर्ति पर, DC की आपूर्ति पर, AC या DC की आपूर्ति पर, या दोनों AC और DC की आपूर्ति पर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमेशा AC की आपूर्ति पर काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को DC से जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले बता दें कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में DC अप्लाई कर दें तो क्या होगा, बहुत ही कम रेसिस्टेंस के कारण वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा और DC सप्लाई के लिए वाइंडिंग का रिएक्टेंस है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और DC सप्लाई में तो कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं और इसके द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाएगा वो कांस्टेंट होगा। AC सप्लाई की तरह पल्सेटिंग फ्लक्स नहीं सेटअप होगा। तो इससे क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ही हैवी DC करंट फ्लो होगी, जिससे वाइंडिंग ओवर हीटिंग होकर जल सकती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक का प्रयोजन डाइस प्रदान करना होता है। ऑप्शन है ठंडक, इंसुलेशन, दोनों A और B, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को सुरक्षित रूप से ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक के अंदर रखा जाता है। ये वाइंडिंग चारों ओर से ट्रांसफार्मर ऑयल से घिरी रहती है। ट्रांसफार्मर ऑयल का प्राइमरी काम है वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करना और इसमें प्रोड्यूस हीट को कम करना। अब ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक जो है इसके चारों ओर फिन्स यानी रेडिएटर बने हुए रहते हैं, जिसमें से ट्रांसफार्मर ऑयल बहता रहता है। अब ये ट्रांसफार्मर टैंक क्या करता है, कन्वेक्शन के द्वारा जो ऑयल में हीट रहती है उसको एटमॉस्फेयर में नेचुरली ट्रांसफ़र करती रहती है, जिससे कि ट्रांसफार्मर का हीट है वो नॉर्मल बना रहता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 36, यांत्रिक शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन है वाट, जूल, जूल पर सेकेंड और न्यूटन। मैकेनिकल पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है वाट, जो कि बराबर होता है जूल पर सेकेंड के। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि विद्युत अधिष्ठापन में 100 वाट के 200 प्रकाश अंक होते हैं, प्रत्येक को केवल 5 मिनट के लिए उपयोग किया जाता है, तो विद्युत शक्ति कितनी खपत होगी। ऑप्शन है 20 वाट, 200 वाट, 2000 वाट और 2 वाट। यहाँ पर दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसमें 20 लाइट पॉइंट है, जो प्रत्येक 100 वाट का है और यूज्ड फॉर ओनली 5 मिनट्स। 100 वाट के 20 लाइट पॉइंट है, तो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है इसका टोटल वाटेज हो गया 2000 वाट, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा सी।
दो धातुओं को उनके गलाव तापमान से कम तापमान की एक मिश्र धातु के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और मोल्डिंग। जब दो धातु जिसे हम जोड़ रहे हैं उसको बिना गलाए हमें ज्वाइंट करना हो, जिसमें सिर्फ मिश्र धातु को गलाकर उसकी सहायता से ज्वाइंट किया जाता है, तो उसे हम यहाँ पे सोल्डरिंग कहेंगे। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 39, टाँका लगाने या सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग होने वाले सोल्डर में डायस का संयोजन होता है। ऑप्शन है टीन और कांच, टीन और तांबा, तांबा और कांच और टीन और लेड। टीन और लेड के एलॉय को सोल्डर कहा जाता है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में टाँका लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टीन और लेड। क्वेश्चन 40 से मिलता जुलता है। इसमें पूछा जा रहा है टिन मैन का टाँका सोल्डर जो होता है उसका डाइस संयोजन होता है। ऑप्शन है 50% टीन और 50% लेड, 7% टीन और 40% लेड, 90% टीन और 10% लेड, 35% टीन और 65% लेड। तो दोस्तों जो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सोल्डर यूज होता है उसमें उसका जो कंपोजिशन होता है उसमें जो है 60% टीन और 40% लेड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगर यहाँ पे आपका कोई भी प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी हम इसका अगला वीडियो लेकर के आएंगे। फिट रहिए, तैयारी करते रहिए और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।